बड़ी बैठक बुलाई है। यूपी विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद मायावती लगातार समीक्षा कर रही हैं। मायावती की बैठक में सभी मंडल के प्रभारी, लोकसभा सीटों के अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी शामिल होंगे। इसके अलावा बसपा के जिला अध्यक्ष भी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पदाधिकारियों को भी बुलावा भेजा गया है। खास बात यह है कि इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र भी शामिल होंगे। यह बैठक सुबह 11 बजे होगी। तो जीत के लिए नया एक्शन क्या है बसपा का, आइए समझते हैं। देखिए, लोकसभा उपचुनाव के बाद बसपा की ये बड़ी बैठक है। मायावती नए सिरे से चुनाव लड़ने पर मंथन करेंगी और ये बात भी समझ में आ रही है कि इस बैठक में मंडल के पार्टी के सभी प्रभारी पहुंचने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र भी इसमें शामिल होंगे। ये भी बहुत खास है। सभी लोकसभा सीटों के अध्यक्ष जितने हैं वो भी सीटों के लिए बुलाया गया है। जिनको जिम्मेदारी है जिला के अध्यक्ष, उनको बुलाया गया है। सभी विधानसभा सीटों के प्रभारियों को बुलाया गया है। सभी जिला अध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारियों को बुलावा भेजा ही गया है। देखिए, आजमगढ़ उपचुनाव पर विशेष रूप से चर्चा होनी है। आजमगढ़ उपचुनाव से बसपा को मजबूती मिली है, ये किसी से नहीं छुपा है। बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली को आजमगढ़ में अच्छे वोट मिले थे और मायावती की नजर अब मुस्लिम दलित गठजोड़ पर है। ये वो सोशल इंजीनियरिंग वो करना चाहेंगी। इस पर नए सिरे से कवायद होगी, नए सिरे से कोशिश होगी। चलिए, किस तरीके की तैयारी है, ये बड़ी बैठक होने वाली है, इसकी जानकारी ग्राउंड से लेते हैं। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। विवेक, जरा बताइए कि जाहिर तौर पर गुड्डू जमाली को जिस तरीके की वोट मिले हैं वो कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने वाला है। अब क्या क्या एजेंडा होगा इस बैठक को लेकर के? इसलिए लता, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आजमगढ़ उपचुनाव में बसपा को अप्रत्याशित तरीके से फायदा हुआ। 29% वोट गुड्डू जमाली ने हासिल किए। यानी जहां पर बसपा लड़ाई में भी नहीं है वहां 29% वोट बैंक एक बड़ा हिस्सा, बड़ा शेयर है जो बसपा को मिला है। और हम इस समय बसपा कार्यालय के मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सिक्योरिटी अलर्ट है। कुछ देर में किसी भी समय मायावती यहां पहुंच सकती हैं। चारों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए और जो बैठक में शामिल होने वाले राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के बड़े संगठन से जुड़े लोग, नेता जो रहे हैं, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं बसपा के, वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। बारिश रिमझिम हो रही है और ये बैठक अंदर 11 बजे करीब शुरू होगी। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा 2024 की तैयारी। 2019 में बसपा ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, गठबंधन से चुनाव लड़ा था और उसमें फायदा हुआ था, बसपा को ज्यादा फायदा हुआ था। 10 सीटें आई थी, यानी 10 सीटें बसपा को मिली थी लोकसभा की। और इस बार भी तैयारी है कि इस बार ज्यादा सीटें हासिल की जाएं। गठबंधन नहीं होगा अखिलेश के साथ, ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन उम्मीद यह है कि जिस तरह से वोट बैंक बढ़ रहा है, कोर वोट बैंक दलित, मुस्लिम और जो ओबीसी है, उसके अलावा सवर्ण और यादव वोट बैंक पर भी बसपा की नजर है। आज इस वोट बैंक को कैसे हासिल किया जाए, चूंकि बसपा का जनाधार खिसक चुका है। वोट बैंक भी, जो दलित वोट बैंक था वो ज़्यादातर भाजपा के पाले में जा चुका है। मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास आ चुका है। कुछ मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बसपा के पास गया है। ये कोर वोट बैंक जिसके बल पर बसपा लड़ती थी, वो वापस लाने के लिए और एक बार फिर से जोरदार तरीके से राजनीति में अपनी वापसी के लिए, देखिए दरवाज़ा बंद हो रहा है। मायावती का काफिला फ्लीट आने वाली है यहाँ से कुछ ही देर में। वो पीछे के सामने वाला गेट है, यहाँ से नहीं, मायावती की एंट्री पीछे के गेट से होती है। अभी थोड़ी देर में एंट्री होगी तो वो भी दिखाएंगे, क्योंकि उस गेट पर देखिए वो छतरी लिए हुए सुरक्षाकर्मी बाहर आ गए हैं। इस जो पहले गेट पर तैनात है वो पीछे वाले गेट पर भी सुरक्षाकर्मी बाहर आ चुके हैं। अलर्ट हो चुका है, पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। अंदर बैठक में लोग जो पदाधिकारी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि बैठक में आएंगी बहन जी और अगला निर्देश क्या होगा। लेकिन जो बसपा के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि आज यहाँ इस बैठक में कुछ निष्क्रिय पदाधिकारियों को, नेताओं को हटाया भी जा सकता है। यानी बड़ा फैसला होगा ये बसपा के 2024 की तैयारी के मद्देनज़र। ये बड़ा फैसला होगा जो निष्क्रिय पदाधिकारी हैं और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में जिनकी भूमिका थी, जिनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थीं और वो असफल साबित हुए, उनको आज उनके पद से हटाया जा सकता है और कुछ नए पद लोग, नए नेता पदों पर बिठाए जा सकते हैं। कुछ नए बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारी में हिट और फिट बैठती रही है समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में,
वहां पर गुड्डू जमाली ने जिस तरीके से MY में से M को तोड़ा है, आने वाले वक्त में दलित और M समीकरण जुड़ जाए तो एक बड़ा समीकरण बनकर के तैयार होगा। शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि आगरा से है। ब्लॉगर रितिका सिंह मर्डर केस से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। मर्डर केस से जुड़ा एक शिकायती पत्र सामने आया है। रितिका की हैंडराइटिंग में ये लेटर लिखा गया है। ब्लॉगर रितिका सिंह को हत्या की आशंका थी, उसे डर था कि मेरी जान ली जा सकती है। रितिका ने इसके बाबत SSP फिरोजाबाद को एक शिकायती पत्र लिखा था, एक चिट्ठी लिखी थी। 28 मार्च को लिखा गया था ये पत्र। SSP फिरोजाबाद को ये शिकायती पत्र लिख करके रितिका ने दिया है अपनी हैंडराइटिंग में, और 4 नामजद 2 अज्ञात इन लोगों पर उसे हत्या का शक था, उनको मेंशन करते हुए ये लेटर लिखा रितिका ने, और SSP फिरोजाबाद को 28 मार्च को हैंडओवर करके आई थी। रितिका ने थाना टूंडला में 4 नामजद 2 अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। 4 धाराएं, इसके साथ SC/ST एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया था। रितिका ने आकाश गौतम, अनिल धर, सत्यम धर, दीपाली अग्रवाल और 2 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस लेटर में रितिका ने अपने साथ अप्रिय घटना होने की स्थिति में इसी शिकायती पत्र को अंतिम बयान भी बताया था। और देखिए, ये घटना हो चुकी है तो क्या मान के चले यही अंतिम बयान है। 24 जून को क्योंकि रितिका की 4थे मंजिल से फेंक करके जान ले ली गई थी। इस पूरे मामले पे ये चिट्ठी बहुत बड़ा अपडेट है। चलिए, ये चिट्ठी हाथ लगी हमारे, और अब कितनी बात आगे बढ़ेगी, जांच आगे बढ़ेगी, हम समझने की कोशिश करते हैं। ग्राउंड पर हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय मौजूद हैं। नितिन, क्या कहना है डिपार्टमेंट का इस चिट्ठी के मिलने के बाद? देखिए, इस मामले में अधिकारी अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। और जिस तरीके से मार्च महीने में 28 तारीख को रितिका सिंह ने एक लेटर SSP फिरोजाबाद को लिखा था, जिसमें उसने कहा था कि उसकी जान को खतरा है, लगातार उसे धमकियां मिल रही हैं, क्योंकि 12 तारीख को उसने एक नामजद FIR दर्ज कराई थी, यानी 12 मार्च को, जिसमें अनिल धर, सत्यम धर, दीपाली अग्रवाल और आकाश गौतम और 2 अज्ञात लोग थे, जिसमें दीपाली अग्रवाल विपुल अग्रवाल की पत्नी है और अनिल धर सत्यम धर यानी उसके जो उसके परिवारीजन हैं। तो कुल मिला के इस मामले में 25 तारीख को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुए थे, और उसके बाद लगातार उसको धमकी मिल रही थी, और इसको लेकर उसने 28 तारीख को SSP फिरोजाबाद को चिट्ठी लिखी थी। और उसको ये अंदेशा था कि उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है, कोई भी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। तो कुल मिला के इस मामले में आप समझ सकते हैं कि SSP जो फिरोजाबाद यानी फिरोजाबाद पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं एक तरह से लापरवाही बरती गई। और इस मामले में अब परिजन उनका ये कहना है कि अगर उसकी पीड़ा को अच्छे से सुना जाता और उस समय ही अगर कानूनी कार्रवाई की जाती तो शायद ये आज दिन देखना नहीं पड़ता। फिरोजाबाद इस चिट्ठी की क्या, इसके ऊपर क्या सफाई देंगे, महकमा क्या सफाई देगा? देखिए, इस मामले में SSP फिरोजाबाद, चूंकि उस समय दूसरे SSP फिरोजाबाद थे, इस समय आशीष तिवारी हैं और उनके संज्ञान में ये मामला है, और अब उनको रिएक्ट करना है कि उसमें इस मामले में उनका क्या कहना है। 2 जिलों का ये मैटर है, लेकिन इस मामले में अभी भी जो परिवारीजन हैं, जिनको जो उनके मामा हैं और या उनकी जो मां मंजू सिंह हैं, वो खुश नहीं है। उनका कहना है कि जो ओम श्री अपार्टमेंट से, प्लेटिनम अपार्टमेंट से जो बाइक बरामद हुई है, वो जो बाइक है जो आकाश गौतम उस दिन लेकर आया, उसमें से एक बाइक आशा गर्ग के नाम है। और आशा गर्ग कौन है? विपुल अग्रवाल की जो मदर इन लॉ हैं, यानी जो उनकी जो पत्नी है दीपाली अग्रवाल, विपुल की जो पहली पत्नी है दीपाली अग्रवाल की मां के नाम जो बाइक है। यानी ये तय था कि एक तरफ दीपाली अग्रवाल और उसका जो रितिका का जो हस्बैंड था आकाश गौतम, यानी दोनों लोग एक दूसरे से मिले हुए थे, और यही वजह है कि मुकदमे में वो दोनों लोग नामजद थे। एक ने अपनी पत्नी को छोड़ रखा था और एक ने अपने पति को छोड़ रखा था। तो कुल मिला के इस पूरा जो प्रकरण है, और उसके बाद दोनों लिव इन में रह रहे थे। तो इस मामले में मार्च महीने में ही मुकदमा लिखा गया था 370D और 323, 342 और SC/ST एक्ट में मुकदमा। कितना आसान है किसी पॉश कॉलोनी में जाकर के किसी की जिंदगी छीन लेना, और उसमें जांच होने पर अभी तक क्या चीजें सामने आई है, गिरफ्तारियां आई है, और कार्रवाई की बात कर ले, क्या हुआ है अब तक? देखिए, इस मामले में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और पुलिस को अनवर और चेतन की तलाश है। अनवर और चेतन वही हैं
जो उस दिन 5 लोग जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, वो लोग बाइक से भागते हुए नजर आए थे। तो कुल मिलाकर इस मामले में पुलिस को अब 2 लोग जो मोस्ट वांटेड बने हुए हैं उनकी तलाश है। लगातार दबिश दी जा रही है। फिरोजाबाद में भी कई बार पुलिस जा चुकी है और ऐसे में अब उन लोगों को, चूंकि मुकदमे में वो नामजद उनके खिलाफ तहरीर परिवारीजनों ने दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च महीने में जब रितिका ने एफआईआर दर्ज कराई थी और उसके बाद 28 मार्च को एसएसपी फिरोजाबाद को लेटर लिखकर अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई थी, अपने जान माल का नुकसान होने की बात कही थी, अंदेशा उसने जताया था। और जिस तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुए तो उसके बाद से ही उसके जो कहा जाए जो ससुराली जन हैं या दीपाली के परिवारी जन हैं, यानी विपुल के परिवारी जन हैं, वो लोग उसको लगातार धमकी दे रहे थे। अब ये लेटर लगातार एबीपी गंगा के पास है और इसको प्रमुखता से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रितिका की अगर शिकायत को उस समय गंभीरता से लिया जाता तो शायद पुलिस उस समय एक्शन लेती, शिकंजा कसती। जाहिर तौर पे नितिन, शादी में रहना न रहना ये निजी राय हो सकती है 2 लोगों की, लेकिन जिंदगी का अधिकार हर किसी को है और छीनने का किसी को नहीं है। ऐसे में अगर किसी को अपनी जान का खतरा है और वो चिट्ठी में लिख के दे, तो बजाय जजमेंटल होने का पुलिस ने अगर एक्शन लिया होता या कोई बात भी सामने आई होती तो थोड़ा जस्टिफाइड लगता ये मामला। लेकिन लगता ही नहीं है कि कोई कार्रवाई या कोई आश्वासन भी दिया गया होगा, वरना ऐसी वारदात नहीं होती। आप नजर बनाए रखिएगा नितिन, तमाम अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करते रहेंगे। गाजियाबाद में झमाझम बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। यहाँ चिलचिलाती गर्मी और उमस से लोग परेशान थे, अब ये राहत उन्हें मिली है। हालांकि बारिश के चलते कई जगह जल भराव की खबर आ रही है, सड़क पर पानी भरने से जाम की स्थिति भी बन गई है। ये समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके की गर्मी और उमस पूरे एनसीआर में थी उससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। मॉनसून का लंबा इंतजार हो गया क्योंकि गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ी, उसके बाद उमस और अब बारिश। हालांकि बारिश के बाद सड़कों की स्थिति भी आपके सामने। गाजियाबाद में हो रही सुबह से बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र के राजेंद्र नगर में, जहां पर सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन सड़कों पर जल भराव होना शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं जिस बारिश होने के बाद चिलचिलाती गर्मी से तो राहत मिलती है, लेकिन लोगों की धड़कनें इस बात से बढ़ जाती हैं कि गाजियाबाद की कई कॉलोनियों में पानी भरना शुरू हो जाता है। हम इस समय जहां मौजूद हैं, जिस सड़क पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि यहां पर भी पानी भरना शुरू हो गया है। और सुबह से बारिश के बाद जो मौसम है वह बहुत ही सुहाना हो गया है। अगर गाजियाबाद की बात की जाए, गाजियाबाद में 1 घंटा भी अगर तेज बारिश हो जाती है तो जितनी भी कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों में जो पानी है वह भरना शुरू हो जाता है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। जुमे की नमाज के बाद हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट आई है। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप की कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा हुआ है। जावेद मोहम्मद की 2 पूर्व विधायकों से लंबी बातचीत हुई है, ये जानकारी सामने आई है। पुलिस अब दोनों पूर्व विधायकों से पूछताछ की तैयारी में है। इसमें शहर में रहने वाले पूर्व विधायक और कौशाम्बी के पूर्व विधायक शामिल हैं। पुलिस ने जावेद मोहम्मद के 2 नंबर थे, उन दोनों की कॉल डिटेल खंगाली है और इनमें से दोनों पूर्व विधायकों से बातचीत के रिकॉर्ड मिले हैं। मामले में 2 बड़े कारोबारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। जावेद ने AIMIM समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत की थी और जावेद पंप की जिन लोगों से बातचीत हुई है अब उनसे पूछताछ की जाएगी, SSP का ये कहना है। तो देखिए, जावेद के कॉल डिटेल से बड़ी जानकारी, बड़े खुलासे। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का और उनसे जानकारी लेंगे। मोइन, ये बताइए कि कॉल डिटेल में इतनी लंबी बातचीत को लेकर अब पूछताछ भी होगी तो कई सारी चीजें सामने आ जाएंगी अपने आप। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में 10 जून को जो हिंसा हुई थी और जो जावेद पंप नाम का शख्स है जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स निकाली है और उसमें 20 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की है जो सफेदपोश हैं, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं और जिनसे जावेद पंप ने काफी देर तक बातचीत की थी। इन सभी को नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस जारी कर अलग अलग वक्त पर इन्हें बुलाया जाएगा और इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार जावेद पंप से आपने किस लिए बातचीत की थी, क्या बातचीत हुई थी, इतनी
कितनी देर तक क्या कुछ कहा गया था। पुलिस को इस बात की आशंका है कि जावेद पंप ने जो बात की रही होगी, जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, जो सफेद पोश लोग हैं, उनसे जो भारत बंद का आह्वान किया गया था उसमें मदद मांगी होगी। इसी वजह से पुलिस का कहना है कि इन सारे लोगों से बातचीत की जाएगी और अगर किसी का कोई रोल निकल कर सामने आता है तब उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है, उन पर शिकंजा भी कसा जा सकता है। लेकिन शुरुआती उसमें उनसे सिर्फ पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार क्या बातचीत हुई थी, और जो बातचीत जो लोग बताएंगे उनको जावेद पंप को एक बार फिर से रिमांड पर लेकर के उस चीज को क्रॉस चेक भी किया जा सकता है। ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रयागराज हिंसा में अब सफेद पोस्ट जो हैं उन पर भी शिकंजा कसना बिल्कुल मोइन, अब पूरा दारोमदार ये रहेगा कि जावेद पंप अकेला है या फिर उसके साथ कितने सहयोगी रहे हैं, किनसे कितनी बात की थी, ये लोगों से पूछताछ और उसके बाद जावेद पंप के बयान का मिलान होगा और किस तरीके से सच्चाई सामने आएगी आप नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। बरेली में एक युवती को अगवा करने के विरोध में व्यापारियों ने आज भी बाजार को बंद रखा है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक ये युवती बरामद नहीं होगी तब तक बाजार को नहीं खोला जाएगा। नाराज व्यापारियों ने अलीगंज थाने का भी घेराव किया है, धरने पर बैठ गए हैं और आक्रोश को बढ़ता देख अलीगंज में कई थानों की पुलिस पीएसी लगा दी गई। अमरोहा में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिस चौकी में जा घुसा है और हादसे में पुलिस चौकी में बैठा होमगार्ड गंभीर रूप से घायल। ये मामला है अमरोहा के थाना मंडी धनोरा रसूलपुर चौकी का, जहां की तस्वीरें आपके सामने हैं। अब क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया जा रहा है। आगरा में स्टंटबाजी के मामले नहीं थम रहे हैं। यहां युवाओं के स्टंट की एक से एक नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। फतेहपुर रोड को देख लीजिए, विधायक लिखी कार में युवा ने स्टंट करके उत्पात मचाया। युवा खिड़कियों से बाहर लटके नजर आए, उत्पात मचाया, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर खूब वायरल कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इस सड़क पर बाकी लोग भी चल रहे हैं। वो अगर इस गाड़ी इन्हें ही चोट लग जाती तो इनकी तो गाड़ी पे विधायक लिखा है, बाकी लोगों की मुसीबतों के लिए वो कहां जाते। बाराबंकी से खबर है, 200 करोड़ की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। एलआईसी अधिकारी अतुल वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10,000 निवेशकों से करोड़ों रुपए वसूले थे। पैसे को रियल स्टेट शेयर में ट्रेडिंग में खर्च किया था। बाराबंकी, बहराइच, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी सहित सीतापुर अन्य जनपदों में लोगों के साथ ठगी हुई। पकड़े गए मास्टरमाइंड के कारनामों में कुछ सरकारी अधिकारी सफेद पोस्ट के नाम भी शामिल हो सकते हैं। गिरफ्तार आरोपी एलआईसी रुदौली की शाखा में विकास अधिकारी के पद पर तैनात था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।